हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो है यूजीसी नेट सेट की परीक्षा सीजी सेट से संबंधित जो एमसीक्यू पेपर फर्स्ट में संबंधित जो एमसीक्यू पूछी जाती है इससे संबंधित प्रश्नों की चर्चा हम करने वाले हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड इसमें सारे क्वेश्चंस होंगे। शिक्षण अवधारणा और प्रकृति टीचिंग कॉन्सेप्ट एंड नेचर से रिलेटेड क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान मॉडल है? अधिगम का प्रतिमान, निर्देशात्मक प्रतिमान, ए या बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए और बी दोनों। अगला है, यदि कोई व्यक्ति एक शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए आधारभूत आवश्यकता क्या है? शिक्षक में वास्तविक रुचि होना, छात्रों को नियंत्रित करने के बारे में आत्मविश्वास, विषय का ज्ञान होना या अच्छी अभिव्यक्ति होना। तो उनके पास जो है विषय का ज्ञान होना महत्वपूर्ण पॉइंट है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? शिक्षण सिर्फ एक कला है, असत्य है। शिक्षकों को केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है, यह भी असत्य है। शिक्षक सदैव पैदाइशी होते हैं, तो पैदाइशी नहीं होते हैं। उपरोक्त सभी कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से शिक्षक में सबसे वंचित कौशल कौन सा है? शिक्षक द्वारा कही गई बात को छात्रों को समझ में आना, निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना, शिक्षण के समय छात्रों को मानसिक रूप से शिथिलीकृत रिलैक्स रखना, कक्षा की गतिविधि के बारे में उच्च अधिकारियों को सूचित करना। तो शिक्षक द्वारा कही बातों को छात्रों को समझ में आना चाहिए, ये सबसे वांछित कौशल है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। स्मृति स्तर हर्बर्ट के द्वारा, ग्रहण शक्ति स्तर मॉरिसन, विचारशील स्तर हंट के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है? स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतनशील स्तर। स्मृति, बोध और चिंतनशील स्तर इसका करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया टीचिंग लर्निंग में स्वतंत्र चर है? शिक्षक, शिक्षार्थी, संस्थान या माता पिता? तो शिक्षक। निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रत्येक शिक्षक द्वारा प्रयोग करनी चाहिए? विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक या संश्लेषणात्मक विश्लेषणात्मक या केवल विश्लेषणात्मक या केवल संश्लेषणात्मक? तो किसी भी शिक्षक को जो है विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, जिसमें शिक्षण सूत्र और प्रमुख प्रतिपादक जो है रखे गए हैं। संपूर्ण से अंश की गतार्थ वैज्ञानिकता की ओर जाना, स्व अध्ययन डॉल्टन, भावना का प्रशिक्षण मॉन्टेसरी एवं फ्रोबेल। तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है? यह एक कला है, यह एक विज्ञान है, विज्ञान एवं कला दोनों है, ना तो कला है ना ही विज्ञान है। तो यह एक विज्ञान और कला दोनों है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम शिक्षण के 3 स्तर को दर्शाता है? शिक्षण का स्मृति स्तर, शिक्षण का बोध स्तर, शिक्षण का चिंतनशील स्तर, शिक्षण का पेडागोजिकल स्तर। तो इसका है स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतनशील स्तर। ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से शिक्षण में कौन सा मुख्य परिवर्तन आधुनिक समय में मुख्यतः देखने को मिलता है? यह शिक्षार्थी केंद्रित होती जा रही है, यह प्रशिक्षु केंद्रित होती जा रही है, यह समूह केंद्रित होती जा रही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह जो है शिक्षार्थी केंद्रित होती जा रही है। जब शिक्षार्थी आत्मनिर्देशित सेल्फ डायरेक्टेड होता है तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए निम्न में से कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं? पेडागोलॉजिकल, एंड्रोगोलॉजिकल, दूरस्थ शिक्षा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसे जो है एंड्रोगोलॉजिकल से दर्शाया जाता है। निर्देशात्मक उद्देश्य छात्र के लिए लिखे जाते हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि छात्रों से क्या अपेक्षित है। निम्न में से कौन से लक्षण ऐसे उद्देश्यों में होने चाहिए? विशिष्ट, ध्यान देने योग्य, मापने योग्य, उपरोक्त सभी। तो स्पेसिफिक, ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल सभी होना चाहिए। डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गतिशील शिक्षण वातावरण के संदर्भ में सही है? शिक्षक एक आश्रित चर है और छात्र एक स्वतंत्र चर है। शिक्षक एक स्वतंत्र चर है और छात्र एक आश्रित चर है। दोनों शिक्षक और छात्र मध्यवर्ती चर हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षक जो है एक स्वतंत्र चर है और छात्र जो है आश्रित चर है। बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शिक्षण स्तर में कौन सा स्तर कक्षा में पर्याप्त वातावरण के लिए खुला और स्वतंत्र होना आवश्यक है? स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतनशील स्तर, उपरोक्त सभी। तो चिंतनशील स्तर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। पाठ्यक्रम शब्द का क्या अर्थ है? यह शैक्षणिक संस्था के द्वारा अध्ययन के विषय की पेशकश है या शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सीखने और अन्य अनुभवों की योजना करना है, या फिर विभिन्न विषयों में निर्धारित पाठ्यक्रम, व्यवहारिक पाठ्यक्रम और परियोजना शोध प्रबंध है, या फिर शिक्षा के स्तर की अर्हता क्वालिफाई करने के लिए सिद्धांत और व्यवहारिक पाठ्यक्रम पूरा करना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सीखने एवं अन्य अनुभव को आयोजन करना है पाठ्यक्रम।
संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? बेंजामिन एस ब्लूम, स्किनर, कर्थवहल या स्पेंसन? तो बेंजामिन एस ब्लूम। निम्नांकित में से कौन सा शब्द पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करने को प्रतिबिंबित करता है? धारण, अनुप्रयोग, ज्ञान या विश्लेषण? तो जो एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग, यह करता है। 20 का करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा है? संश्लेषण, विश्लेषण, धारणा या मूल्यांकन? तो मूल्यांकन है। डी इसका राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्तावादी स्तर पर शिक्षण को दर्शाता है? शिक्षा केंद्रित, शिष्य केंद्रित, मुख्य अध्यापक केंद्रित, अनुभव के आधार पर? तो शिक्षक केंद्रित। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्रिया करके सीखना, यह जो है व्यवहारवाद है। पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा प्रकृतिवाद है। सत्य, सौंदर्य और भलाई की अनुभूति आदर्शवाद है। दुनिया जिस रूप में है वहाँ यथार्थवाद है। तो यह इसका उचित मिलान होगा। अगला प्रश्न है, बौद्धिक कौशल किस ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित होते हैं? संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, भावनात्मक, क्रियात्मक या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र इसका करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दृष्टिकोण, मूल्य और हितों को प्रतिबिंबित किया जा सकता है? संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, भावनात्मक या क्रियात्मक? तो भावात्मक ज्ञान क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान क्षेत्र शारीरिक कौशल से संबंधित है? संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोसंचालित या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के रूप में उद्धृत किया जा सकता है? किसी विशेष विषय का वर्णन करना, फोटो फिल्म का विकास, निबंध लिखना, अनुरक्षण का उत्तरदायित्व लेना? तो किसी विशेष विषय का वर्णन करना। निम्नलिखित में से किसको शिक्षण के संदर्भ में मनोसंचालित के रूप में उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है? पर्यावरण प्रदूषण के लिए जागरूक होना, प्रयोग करना, 2 प्रयोग के परिणाम का लेखा करना, एक कहानी का वर्णन करना? तो प्रयोग करना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? शिक्षा और शिक्षण एक ही अवधारणा है, यह असत्य है क्योंकि दोनों में अंतर है, दोनों डिफरेंट अवधारणाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दर्शाता है? अवधारणाओं का ज्ञान होना, शिक्षण कौशल होना, निर्णय लेने का कौशल होना, उपरोक्त सभी। निम्न में से किस प्रकार के व्यक्ति शिक्षण के दृष्टिकोण से सबसे अधिक उपयुक्त हैं? तो वे व्यक्ति जो शिक्षण में कोई अभिरुचि नहीं है, अनुपयुक्त व्यक्ति होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापन के सिद्धांत है? मनोविज्ञान से तार्किक की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रकृति का पालन करना? तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विश्लेषण, एनालिसिस के अर्थ को दर्शाता है? संकटक भाग के एक समस्या का हल ढूंढने की क्षमता जो है एक एनालिसिस के अर्थ को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कक्षा शिक्षण विषय वस्तु को सरल ढंग से प्रस्तुत करने के नियमों के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? तो यह है शिक्षण की रणनीति। डी इसका राइट ऑप्शन है। शिक्षक द्वारा शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कम विद्यार्थियों वाली कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रयोग में लाना चाहिए? तो छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देना सही होगा। निम्न में से शिक्षण व्यवसाय के प्रारंभ में सबसे महत्वपूर्ण एकल कारक कौन सा है? शिक्षा का अपने व्यक्तित्व और क्षमता को कक्षा और छात्रों से संबंधित करना। सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में सही है? शिक्षकों द्वारा छात्रों को सीखना और समझाना। उचित मिलान करना है। टैगोर, विवेकानंद। सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व के विकास को कर्म का सिद्धांत। महात्मा गांधी। बालक के सभी प्रकार की पुस्तकों से अधिक महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म। तो इसमें हो जाएगा उचित मिलान 31412 इसका राइट आंसर है। यह किसने कहा? शिक्षा मानव निर्माण है जो चरित्र निर्मित करती है, मन की शक्ति बढ़ाती है, ज्ञान का विस्तार करती है और जिसके द्वारा आदमी अपने पैरों पर खड़े हो सकता है। यह जो है स्वामी विवेकानंद ने कहा। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां शिक्षण प्रक्रिया में सबसे पहले आनी चाहिए? तो यह है उद्देश्यों का निरूपण, शिक्षण अनुदेश की योजना बनाना, छात्रों की रुचि के बारे में जानना, उपरोक्त सभी। अगला है निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रभावी शिक्षण में सम्मिलित हैं? शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय हों। कौन सा शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य होता है? छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन इसका उद्देश्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षक दक्षता के लिए मूल रूप से आवश्यक है? शिक्षण कौशल में नैपुण्य, शिक्षण को विभिन्न तकनीकों में प्रयोग में नैपुण्य, शिक्षण में उचित साधनों के उपयोग और प्रौद्योगिकी में नैपुण्य। उपरोक्त सभी इसका राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अच्छा संप्रेषक एक अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता। यह जो है सत्य नहीं है। एक सफल शिक्षक वही होता है जो अपने विषय की अच्छी तरह से जानता हो। यह इसका करेक्ट ऑप्शन है।
अगला है, यदि एक शिक्षक अपनी आय बढ़ाना चाहता है तो उसे कौन से उपाय करने चाहिए? तो उसे जो है पुस्तक लिखना चाहिए, ना कि अतिरिक्त समय के दौरान कोचिंग संस्थान को पढ़ाए, शिक्षण संस्थान में अधिक पारिश्रमिक वाले कार्य करना, शिक्षण के अलावा संवेदनात्मक कार्य से जुड़ना, ये सभी असत्य हैं, उन्हें पुस्तक लिखना चाहिए। एक प्राचार्य के रूप में आप अपने शिक्षक सहयोगियों को किस कार्य के लिए प्रोत्साहित करेंगे? भारत और विदेशों में सेमिनार और सम्मेलनों में भाग लेना, करेंगे। विषय के ज्ञान की वृद्धि के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में भाग लेना, करेंगे। रिफ्रेशर कोर्स में पार्टिसिपेट करने हेतु दलितों के उत्थान के लिए सामुदायिक सेवा, करेंगे। उपरोक्त सभी इसका राइट ऑप्शन है। अगला है, छात्रों को सबसे अधिक प्रभावी ढंग से सामाजिक और नैतिक मूल्यों को आत्मसात करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, छात्रों को सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के सक्रिय रूप से सम्मिलित करके। एक शिक्षक अपने आप को एक प्रभावी संप्रेषक के रूप में स्थापित कर सकता है यदि वह जो सीखता है उसके छात्रों को उसके अर्थ समझाने में सहायता करता है। उच्च शिक्षा के शिक्षण क्षेत्र में शिक्षण का तात्पर्य है छात्रों के लिए अधिगम प्रक्रिया को सुकर बनाना। एक शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बना सकता है यदि वह शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखे। निम्नलिखित में से किस स्थिति के कॉलेज शिक्षक वास्तव में छात्रों के लिए सहायक हो सकते हैं? छात्रों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ, ऐसे शिक्षक। उच्च शिक्षा में अध्यापन का सबसे वांछित परिणाम कौन सा है? विद्यार्थियों को स्वतंत्र सोच के स्तर में वृद्धि करना, यह इसका परिणाम है। अगला प्रश्न है, पुस्तकें संसार की एक शक्तिशाली स्रोत हैं, यह पाठ्य सामग्री दृष्टांतगत दर्शक है, ये सही है, बी इसका राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम प्रभावी शिक्षण को सबसे सही प्रकार को प्रतिबंधित करता है? छात्रों की उपस्थिति, विशेष सम्मान, छात्रों द्वारा पूछे सार्थक प्रश्न, कक्षा में पूर्ण रूप से शांति। तो छात्रों द्वारा पूछे सार्थक प्रश्न। निम्नलिखित में से कक्षा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है? जानकारी देना, जिज्ञासु मन को विकसित करना, छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना, छात्रों की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने में सहायता करना। तो जिज्ञासु मन को विकसित करना। छात्र उन शिक्षकों को अपेक्षाकृत अधिक पसंद करते हैं जो कक्षा में सबसे अधिक श्रुतिलेख करवाएं, परीक्षा के पहले महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची प्रदान करें, विषयों से संबंधित छात्रों की समस्याओं का समाधान करें, जो स्वयं को अनुशासन में रखें। तो विषयों से संबंधित छात्रों की समस्याओं का समाधान करें, उसे जो है अपेक्षाकृत अधिक पसंद करते हैं। निम्नलिखित में से शिक्षण का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी देना, परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करना, छात्रों को रोजगार संबंधी सहायता प्रदान करना, छात्रों की सोच शक्ति को विकसित करना, छात्रों की सोच शक्ति विकसित करना। उच्च शिक्षा में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है? उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका हमें बताना है, छात्रों को जानकारी प्रदान करना होती है, केवल परीक्षा के छात्रों को केवल पढ़ाना नहीं और सभी गतिविधियां कराना होता है, तो यह सत्य है। छात्रों को स्वयं सीखने के लिए प्रेरित करना, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। एक प्रभावी शिक्षक सुनिश्चित करता है कि स्थिति की मांग के अनुरूप कक्षा में प्रतियोगिता और परस्पर सहयोग की भावना उत्पन्न हो। एक नए शिक्षक के लिए सबसे कठिन कार्य अपनी प्राथमिकताएं स्थापित करना होता है। प्रायः वह निम्नलिखित में से किस से अपनी कक्षा को आरंभ करना चाहेगा? छात्रों के साथ तालमेल स्थापित करके, बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला है, एक शिक्षक निम्नलिखित में से किस प्रकार के कार्यशैली को अपनाकर छात्रों के साथ घनिष्ठता स्थापित कर सकता है? तो वह जो है एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाकर छात्र सहायता करने के इच्छुक होना से जुड़ सकता है। अगला है, शिक्षण की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? वार्षिक परीक्षा परिणाम, छात्रों की उपस्थिति, छात्रों में कक्षा की पारस्परिक विचार विमर्श की गुणवत्ता की जाँच करना, या कक्षा में छात्रों की चुप्पी? तो कक्षा में छात्रों की पारस्परिक विचार विमर्श गुणवत्ता की जाँच करना। अगला है, निम्नलिखित में से अधिगम के मार्गदर्शक में शिक्षक की भूमिका का न्यूनतम महत्वपूर्ण पहलू क्या है? निजी जीवन में आने वाली बाधाओं को नियंत्रित करने की अंतर्दृष्टि का विकास करना। निम्नलिखित में से उच्च शिक्षा के शिक्षक कौन सी मुख्य भूमिका नहीं होनी चाहिए? तो छात्रों की निजी समस्याओं को हल करने में उनकी मदद करने में उनकी भूमिका नहीं होनी चाहिए। निम्नलिखित गतिविधियों को कक्षा संचार के तार्किक क्रम से क्रमबद्ध कीजिए। किए हुए कार्य का विश्लेषण, योजना की तैयारी, सामग्री की प्रस्तुति, संशोधन में सुधार, सभी जो है इस आधार पर सही क्रम में है। सही क्रम में है योजना की तैयारी फर्स्ट नंबर पे, अगले नंबर पे सामग्री की प्रस्तुति, अगले नंबर पे किए हुए कार्यों का विश्लेषण और संशोधन में सुधार चौथे नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण को इंगित नहीं करता है? एक शिक्षक अपने छात्रों की त्रुटि ढूंढता है या जो है इंगित नहीं करता है। यदि कुछ छात्र परीक्षा में असफल होते हैं तो निम्नलिखित में से किसकी त्रुटि माननी चाहिए? इस बात का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता है। एक शिक्षक छात्रों को ध्यान आकर्षित करने में सक्षम नहीं है, ऐसी स्थिति में शिक्षक को कौन सा कदम उठाना चाहिए? अपनी शिक्षण विधि का मूल्यांकन करें और इसमें आवश्यकता अनुसार सुधार करें।
एक शिक्षक का प्राथमिक कार्य है छात्र को मार्गदर्शन करना और सीखने के लिए प्रेरित करना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक असफल शिक्षक व्यवहार का चित्रित करता है? छात्रों के प्रति उदासीन रवैया पूर्ण रूप से दिनचर्या पर केंद्रित। निम्नलिखित में से कौन सा कथन के एक अच्छे शिक्षक के संदर्भ में सही है? कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय का अवलोकन प्रदान करना चाहिए, अच्छा संचार कौशल होना चाहिए, अपने विषय पर अच्छी पकड़ होना चाहिए, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से एक नए शिक्षक के लिए कौन सा वांछनीय उत्तरदायित्व है? मतभेदों के होते हुए भी साथी शिक्षक के साथ सहयोग करना। निम्नलिखित में से शिक्षक के लिए प्रारंभिक अवस्था में विफलता का मुख्य कारण किस क्षेत्र से संबंधित है? तो शिक्षक के ज्ञान से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसको मुक्त प्रगति शिक्षा पर आधारित मिरबका स्कूल विचारधारा का प्रतिपादक कहा जा सकता है? तो श्री अरबिंदो को। निम्नलिखित में से एक नए शिक्षक के लिए सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? मौखिक प्रवाह और संगठनात्मक क्षमता, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, शिक्षा का अपना व्यक्तित्व और कक्षा को समायोजित करने की क्षमता। तो शिक्षक का अपना व्यक्तित्व और कक्षा को समायोजित करने की क्षमता। निम्नलिखित में से उच्च शिक्षण संस्थान में कार्यरत शिक्षक के लिए खाली समय में करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? शिक्षक कक्ष में आराम करना, पुस्तकालय में पत्रिका पढ़ना, प्रशासनिक कर्मचारी से बात करना या अनुसंधान करना। तो अनुसंधान करना डी इसका राइट ऑप्शन है। अगला है टाइलर मॉडल के अनुसार निम्न में से पाठ्यक्रम के मुख्य घटक कौन से होते हैं? तो उद्देश्य, शैक्षिक अनुभव, अनुभव का प्रभावी संगठन और लक्ष्य का सत्यापन होता है। अनुभवी शिक्षकों को एक विषय पर विस्तृत योजना तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे वे अनुभव से विशेषज्ञता प्राप्त कर लेते हैं, वे इसके संक्षिप्त प्रारूप तैयार कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक आदर्श शिक्षक के विशेष अभिलक्षणों को दर्शाता है? तो एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शन की भांति व्यवहार करता है। निम्नलिखित में से किस कारणों की वजह से शिक्षा का क्षेत्र संघर्षों और भ्रांतियों से घिर चुका है? तो समस्याओं के निदान के लिए कठोर वैज्ञानिक जांच का अभाव होना बी इसका राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से एक शिक्षक को पाठ योजना के परिचयात्मक अंश के छात्रों की क्या अपेक्षा रखनी चाहिए? तो ध्यान आकर्षित करना सी इसका राइट ऑप्शन है। प्रौद्योगिकी के विकास को ध्यान में रखते हुए भविष्य में एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? छात्रों को मार्गदर्शन करना। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिक्रम का स्तर नहीं है? तो विभेदन स्तर। शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर किए गए ब्लूम वर्गीकरण के विभिन्न ज्ञान क्षेत्र हैं। निम्नलिखित में से कौन संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के विषय क्षेत्र में आता है? तो यह है विचार। निम्नलिखित में से किस महापुरुष द्वारा एकीकृत शिक्षा की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया है? श्री अरबिंदो। शिक्षा के स्तर को कैसे ऊपर उठाया जा सकता है? अच्छे शिक्षक की नियुक्ति से। निम्नलिखित में से आज के शिक्षक को कक्षा शिक्षण के प्रभावी ढंग से समायोजित करने के लिए किस कौशल की आवश्यकता होती है? प्रौद्योगिकी के ज्ञान, शिक्षण अधिगम में प्रौद्योगिकी के प्रयोग, शिक्षार्थियों की आवश्यकता का ज्ञान और शिक्षण सामग्री में दक्षता। दूसरा, तीसरा, चौथा इसका करेक्ट ऑप्शन है। एक शिक्षक का मूल कर्तव्य है छात्रों की बहुमुखी विकास में सहायता करना। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण गुणवत्ता है? तो सामग्री में श्रेष्ठता और सामाजिक वृत्ति का होना। एक शिक्षक का शिक्षण संस्थान में समायोजन का प्राथमिक दायित्व निम्नलिखित में से किसका बनता है? स्वयं शिक्षक का। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पाठ्यक्रम पाठ्यचर्चा का एक संलग्नक है, यह जो है सत्य है। एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण गुण विषय का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ये 2 से 3 बार रिपीट हो चुका। एक संसाधन शिक्षक रिसोर्स टीचर के शिक्षण में आने वाली सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? शिक्षण के साथ पाठ्यक्रम की गतिविधि। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो यह जो है 1961 में हुई। अधिगम प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों में से कौन उपक्रम में नहीं है? अभिप्रेरण, बाधा, अनुक्रिया, लक्ष्य। तो लक्ष्य शामिल नहीं है। अगला है बच्चे की सृजनात्मकता के लिए सबसे बड़ा बाधक कौन सा है? तो आवश्यक प्रेरणा प्रदान करने में वयस्कों की असफलता। शिष्य केंद्रित शिक्षा का अर्थ है शिष्यों की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं में अनुकूल शिक्षा। उचित मिलान है भाषा विकास। भाषा विकास जो है बच्चों के अपनी संगी कौशल साथियों के साथ वार्तालाप करेगा, तो भाषा विकास। संज्ञानात्मक, बालक चल सकता है। निर्णय लेने का विकास, बालक शर्माने लग जाता है। और शारीरिक विकास जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है भाषा का विकास। बच्चा अपने संगी कौशल साथियों के साथ वार्तालाप कर लेता है। संज्ञानात्मक विकास, बालक प्रश्न पूछने लगता है। निर्णय लेने का, बालक जो है शर्माने लगेगा। शारीरिक विकास, बालक चल सकता है, ये जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला है मूल पाठ्य चर्चा किस पर बल देती है?
समस्या समाधान पर बल देती है, बी इसका राइट ऑप्शन है। क्रियात्मक पाठ्य चर्चा के लिए अभिकल्प में रुचि रखने वाले पाठ्य चर्चा निर्माता किसकी समझ की आवश्यकता है? शिक्षक दर्शन, मनोवैज्ञानिक दर्शन सिद्धांत, शिक्षकीय प्रक्रिया, उपरोक्त सभी, तो सभी इसका राइट ऑप्शन है। मूल पाठ्य चर्चा में क्या होता है? ऐसी विषय वस्तु जिसे बच्चे स्कूल में अनिवार्यता सीखें, ए इसका राइट ऑप्शन है। अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम को क्रियान्वित की जिम्मेदारी प्रत्यक्षता है, तो एनसीटीई की है, एनसीटीई सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें जो है हमने टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड महत्वपूर्ण 100 प्रश्न किए, एमसीक्यू से रिलेटेड, जो कि सीजी सेट एग्जाम के पेपर फर्स्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पेपर फर्स्ट में जो है 50 क्वेश्चन होते हैं, पेपर सेकंड में जो है 100 क्वेश्चन होते हैं जो कि सब्जेक्टिव होते हैं। फर्स्ट जो है जनरल पेपर होता है, तो इसमें इससे संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन और भी हम आगे करने वाले हैं। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अगर आपको आगे और इस तरीके से एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।